यशवंत जी, आप तो उनके साथ मौजूद थे, उन मंत्रालयों में भी आपने काम किया जहां जसवंत सिंह भी मौजूद थे। आप अगर अपनी कुछ यादें साझा कर पाए। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सख्त अफसोस है इस बात का कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। आप जानते हैं किन परिस्थितियों में वो कोमा में गए और कैसे उनका आज डेथ हो गया, तो उस पर हमें बहुत शोक है। दूसरी बात कि वो बराबर एक बहुत ही बहुमूल्य टीम के सदस्य थे वाजपेयी सरकार में और बीजेपी पार्टी में भी, और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई दोनों जगह, पार्टी में भी और सरकार में भी। मुझे याद है कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था 93 में, तो उस समय 4 लोग जो मंच पर बैठते थे उसमें अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता थी और चौथे थे जसवंत सिंह जी। ये उनका महत्व था पार्टी में। फिर हम जानते हैं कि सरकार जब बनी, चाहे 96 में या 98 में, तो वाजपेयी जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण पद दी है और उन्होंने बहुत ही बखूबी उन जिम्मेदारियों को संभाला। भारत की राजनीति में मैं मानता हूं कि जसवंत सिंह जैसे बहुत ही कम लोग उनके समय में रहे या आज के दिन हैं। प्रोफेशनल बैकग्राउंड उनका आर्मी का था, उनकी जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग थी वो बिल्कुल ही अद्भुत थी, और कुछ मामलों में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था पूरे देश में। एक बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। जब वो खड़े होते थे पार्लियामेंट में बोलने के लिए तो लोग उनको आदर के साथ सुनते थे। कभी उन्होंने अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और भाजपा में रहते हुए भी जहां उनको लगा कि काम ठीक नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई, जिसके लिए उनको शायद कीमत भी चुकानी पड़ी। इसलिए बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे जसवंत सिंह जी, और सख्त अफसोस की बात है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। यशवंत जी, मैं अखिलेश शर्मा बोल रहा हूं। जसवंत सिंह जी को हम इस तरह से भी याद रखेंगे कि वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे। जो उनकी किताबें हैं एक के बाद एक, कई बड़ी लंबी फहरिस्त है उनकी किताबों की, और ये दिखाता कि किस तरह से उनको पढ़ने लिखने का शौक था। कई बार उनसे हमारी चर्चा होती थी, वो बताते थे कि किस तरह से सुबह से ही वो 5 बजे से लिखने के लिए बैठ जाते थे। 5 से 8 बजे तक का जो समय उनका होता था, वो कहते थे कि ये मेरा अपना समय है, ये मैं समय अपने लिए और अपने लिखने के लिए देना चाहता हूं। तो उनके लेखन के बारे में आप कुछ बताइए। और जिस तरह से आपने कहा कि एक लंबा इतिहास उनका रहा है पार्लियामेंट के अंदर, 1980 से लेकर के जब भाजपा की स्थापना हुई थी तब से वो भाजपा के साथ जुड़े रहे। 5 बार राज्यसभा में रहे, 4 बार वो लोकसभा में रहे। एक बड़े पार्लियामेंटेरियन के तौर पर भी उनको याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, और एक बड़े इंटेलेक्चुअल के तौर पर, एक बड़े स्कॉलर के तौर पर उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो बहुत रिसर्च पर आधारित है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ याद पड़ा तो लिख दिया। रिसर्च करके उन्होंने उन पुस्तकों को लिखा है, और इसीलिए बहुत ही ऑथेंटिक उनकी राइटिंग थी। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। पार्लियामेंट में उनके भाषण जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली हुआ करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके जितने लेख उन्होंने लिखे जीवन में और पार्लियामेंट में उनका जो भाषण हुए हैं, उनको कोई न कोई संकलित करके एक दिन पुस्तक के रूप में निकालेगा, वो भी कई वॉल्यूम्स में होगा। तो वो एक स्कॉलर पॉलिटिशियन थे, और कोई इसीलिए कोई अजीब बात नहीं है कि वाजपेयी जैसे पोएट पॉलिटिशियन ने उनको अपना बड़ा भारी सहयोगी बनाया था। और हर मामले में, अगर सरकार में भी मैं आपसे कहूं कि 3 लोग अंत में बैठकर फैसला करते थे अटल जी की सरकार में, तो अटल जी के अलावा उसमें आडवाणी जी होते थे और जसवंत सिंह जी होते थे। तो
मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आता था। मुझे याद है कि जब एक बार मैं वित्त मंत्रालय में था और वो विदेश मंत्रालय में थे, तो मैं उनसे किस सिलसिले में मिलने गया, बल्कि उन्होंने ही मुझे फोन किया था कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप नहीं आएंगे, मैं ही आऊंगा आपके पास। तो मैं उनके पास गया और बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में उन्होंने एक बड़ी रोचक बात हमसे कही। उन्होंने कहा कि भाई यशवंत, काम तो वित्त मंत्रालय में है, बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स में तो लफाजी है, लफाजी। तो हम हंस के हमने उस बात को टाल दिया। उस समय न वो जानते थे न मैं जानता था कि एक दिन अदला बदली होगी और मैं एक्सटर्नल अफेयर्स में जाऊंगा और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएंगे। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की, दुनिया भर में लोग उनका लोहा मानते थे। और कहीं वो इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाते थे तो लोग वहां पर भी बहुत ध्यान से सुनते थे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब वाजपेयी जी ने तय किया कि वो परमाणु परीक्षण करेंगे और उसमें जो दुनिया भर का रिएक्शन हुआ, एडवर्स रिएक्शन हुआ, तो किसको जिम्मेदारी दी वाजपेयी जी ने मैनेज करने की? जसवंत सिंह को दी। और जसवंत सिंह जी लगे रहे और उसके बाद सारे देशों को उन्होंने समझाया। और अंत में राष्ट्रपति क्लिंटन जब भारत आए तो एक तरह से उनकी कोशिशें थीं, उनकी पूर्णाहुति हुई, वो सफल हुए। तो इस तरह भारत बराबर जसवंत सिंह जी को याद रखेगा और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसको भी याद रखेगा। बहुत अफसोस है कि वो अब हमारे बीच से चले गए। बिल्कुल, आपने जो कहा जसवंत जी की जिस तरह से अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की बात हो, स्टुअर्ट टॉलबर्ट के साथ उनकी लंबी बातचीत, उसके बाद एक पूरा दस्तावेज बनना जिसमें भारत अमेरिका रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया गया था, तो ये एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। मैंने ये भी कहा था यशवंत जी कि वो वाजपेयी जी के हनुमान थे। वो चाहे जयललिता रूठी, जब रूठती थी तो उनको मनाने का काम उनका होता था, लेकिन कुछ टीस भी उनके मन में रही। 2009 का जब लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी आडवाणी जी की अगुवाई में, उसके बाद जिस तरह से शिमला की बीजेपी की बैठक थी उसमें वो गए थे, उस ट्रेन में मैं उनके साथ गया था जब उनकी किताब आई थी जिन्ना के बारे में, और जिसमें उन्होंने पार्टीशन के बारे में, जिसमें उन्होंने जिन्ना को एक तरह से क्लीन चिट दी थी और नेहरू और सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद तब जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उनके दबाव के बाद बीजेपी ने उनको एक्सपेल कर दिया था। उसकी टीस उनके मन में काफी समय रही। वो खासतौर से आडवाणी जी से इस बात को लेकर के दुखी थे कि आडवाणी जी उनके सपोर्ट में नहीं आए। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी 93 में, तो उस समय 4 लोग जो मंच पर बैठे थे उसमें जसवंत सिंह जी थे। उनका अपना एक पोजीशन था पार्टी में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और अटल जी के क्लोजेस्ट एडवाइजर्स में जसवंत सिंह जी थे। सरकार में भी मैंने आपको बताया कि अगर अंत में 3 लोग फैसला करते थे, उसमें जसवंत सिंह जी भी होते थे। ये उनका महत्व था। मुझे याद पड़ता है कि 2009 के चुनाव के ठीक पहले मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिंह जी और मैं सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में बैठे थे। उस लोकसभा का वो लास्ट सेशन था। हम लोग कॉफी पी रहे थे, तो मैंने उनसे दोनों से कहा कि मैं इस गोलघर में वापस नहीं आ रहा हूं। तो वो लोग चौंके, मुझे देखा उन्होंने, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब बहुत हो गया, अब मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लूंगा और मैं आप दोनों को भी यही एडवाइस देना चाहता हूं। तो जसवंत सिंह जी ने उस पर कहा था, मुझे याद है, कि नहीं, बाड़मेर की जनता एक बार फिर चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, तो एक बार तो मैं वहां से अपना अंतिम चुनाव लड़ूंगा। हम सब जानते हैं कि जो शिमला की घटना हुई उसके बाद की घटना ये है कि 2009 में कैसे उस भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें वो शीर्ष पर थे एक जमाने में, उस भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट बाड़मेर से नहीं दिया जी। और
बिल्कुल दुखी मन से लाचार होकर जसवंत सिंह जी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उस चुनाव को लड़े। जी यशवंत सिन्हा जी। बहुत वोट लाया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। मुझे लगता है कि उस चुनाव को हारने का गम और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया था, वह उसका बहुत प्रभाव उनके मन के ऊपर पड़ा। और उसके तुरंत बाद ही आप जानते हैं कि वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो गिर गए और उनके सिर में चोट आई थी। जैसा आपने कहा 6 साल से वो कोमा में थे। जी यशवंत सिन्हा जी। तो आपने उसके पहले जो सवाल पूछा था, जसवंत सिंह जी जल्दी सोते थे। हमको याद है कि शाम को जब राष्ट्रपति भवन में पार्टियां होती थी तो वो अक्सर उन पार्टियों से में नहीं जाते थे, राष्ट्रपति से माफी मांग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि लेट हो जाएंगे। और शाम को भी अगर हम लोग उनके यहाँ जाया करते थे तो बिल्कुल ठीक 7:30 बजे उनका ये नियम था कि जो भी बाहर से आया है वो चला जाएगा। हम लोग जानते थे उस नियम को, तो हम लोग अपना नमस्कार प्रणाम करके वहां से 7:30 बजे निकल जाते थे। उसके बाद वो खाना खाते थे, जल्दी सो जाते थे, सुबह उठ के अपना काम करते थे, घुड़सवारी भी करते थे। यशवंत सिन्हा जी, वक्त की थोड़ी कमी है, आपने उनके राजनीतिक जीवन पे एक बेहतरीन तरीके से जो रोशनी डाली है दर्शकों के लिए, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।